मनीष भाई के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ और आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि एसएससी के किसी भी एग्जाम को अगर आपने क्रैक करना है तो किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यानी कि सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या आपको कोचिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट, टाइम टेबल, यानी कि जिन जिन चीज़ों पर भी लोगों को डाउट रहता है आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक किया और जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पाई। मेरा नाम निशांत कपूर है और मैं गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पहली बार पेपर दिया था। 2018 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और 2018 के थ्रू ही जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर वो मुझे मिल गई है और वो भी मेरी होम स्टेट यानी कि जो जोन मुझे चाहिए था दिल्ली जोन में मिल गई है। इसी के साथ साथ मैंने और भी कुछ एग्जाम्स दिए थे, जैसे कि सीजीएल 2019 भी दिया था क्योंकि 2018 के रिजल्ट से पहले ही 2019 हुआ था तो उसमें भी मेरा डिसेंट स्कोर है। उसी के साथ साथ मैंने सीपीओ 2018 भी दिया था, उसमें मेरे रिटर्न में मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी, मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन मैं आगे पीईटी में नहीं गया था क्योंकि मेरी जो प्रेफरेंस थी वो मेरी एक्साइज इंस्पेक्टर की ही प्रेफरेंस थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने करी और सबसे ज़रूरी वो गलतियाँ बताऊंगा जो गलतियाँ मैंने करी, ताकि आप लोग वो गलती ना करो। अगर देखो ये तो बहुत सारे लोग बता देंगे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन क्या गलतियां हैं और वो गलतियां नहीं करनी चाहिए ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे और मेन मैं आप आज लोगों को वो ज़रूर बताऊंगा। उसी के साथ साथ अपनी पूरी बुक लिस्ट बताऊंगा, अपनी कोचिंग के बारे में बताऊंगा, कोचिंग लगाई नहीं लगाई सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो 2017 के आसपास, 2017 एंड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एसएससी 2018 की, क्योंकि हमें तो यही था कि भाई 2018 का पेपर है, 2018 में ही हो जाएगा। हमें ये नहीं पता था ना कि इतना ज़्यादा डिले होगा, कैसे होगा, क्या होगा। चलो खैर छोड़ो उन बातों को। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कोई कोचिंग वगैरह नहीं लगाई, स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी करी, घर पे बड़े भैया की हेल्प से, फैमिली की हेल्प से, सबसे हेल्प से पढ़ना स्टार्ट किया और जो बेसिक चीज़ें थी मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और आगे धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप जब भी स्टार्ट करो, आपको कहीं पर भी अगर चढ़ना है ना, एक एक स्टेप करके ही चढ़ना चाहिए। आप छोटे छोटे अपने एम रखो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को आप उसको कवर करो और ये मत करो कि सीधा थर्ड फ्लोर पे तो नहीं चढ़ जाओगे ना घर की, धीरे धीरे ही चढ़ोगे ना स्टेप वाइज। तो ऐसे ही पढ़ाई में भी वही सिमिलर सी चीज़ है कि स्टेप वाइज चढ़ो। तो जब पढ़ते थे तो ज़्यादातर चीज़ें तो हो जाती थी मुझसे खुद से हो जाती थी। जैसे मैं पढ़ता था, कुछ डाउट्स आते थे वो मैं भैया से पूछ लेता था। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स आते थे जिन टॉपिक्स में दिक्कत आती थी, जो समझ में नहीं आते थे। तो उस समय क्या था, आज की डेट में तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं। उस समय इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी तो इन छोटी छोटी चीज़ों से दिक्कत आती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मेरा सिलेक्शन हुआ, यानी कि जब मेरा सारे एग्जाम्स वगैरह सब क्लियर हो गए, उसके बाद मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मास्टर जी एजुकेशन नाम से। जैसे कि मनीष भाई का चैनल है, ये आप सब लोगों को गाइड करते हैं, ऐसे ही मैं अपने चैनल पर भी एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब एग्जाम्स के लिए गाइड करता हूँ एस्पिरेंट्स को। आप लोग जाकर देख सकते हो मास्टर जी एजुकेशन। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन हम करते गए, समय बीतता गया, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती थी और जो मुझे लगता है सब लोगों के साथ आती है और ये सबसे बड़ा हर्डल है प्रिपरेशन की, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते लोग, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी एग्जाम को, क्या किसी भी चीज़ दुनिया में अगर आपको कुछ भी करना है ना, जो लोग जिम भी जाते हैं उनको ही पता होगा कि अगर उनको जिम में बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। आपको कुछ भी अचीव करना हो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और ख़ासकर ऐसे सरकारी एग्ज़ाम के लिए तो, सरकारी नौकरी के पेपर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे बड़े भैया ने मुझे एक चीज़ समझाई जो मेरे बहुत काम आई और मैं आप सब लोगों के साथ भी वही चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप कोशिश तो करो कि आप डेली कंसिस्टेंट रहो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत परेशान हो गए, कभी बिजी हो गए, मान लो फ्रेंड सर्कल में कोई मैरिज है, कहीं कोई फंक्शन है, कहीं भी हो, मेंटली परेशान हो, कुछ थके हुए कुछ भी हो और आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी एक किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो जो आपको पसंद हो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पसंद हो, जैसे मैथ्स पसंद हो, रीजनिंग पसंद हो, जीके पसंद हो, जो भी पसंद हो उठाओ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ लो। देखो इसके बहुत से फायदे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो नहीं टूटेगी, आपकी डेली पढ़ने की हैबिट नहीं जाएगी, तो वो बनी रहेगी, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और कई बार क्या होता है जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो इंटरेस्ट आ जाता है और वो 5 मिनट आपके कब 50 मिनट बन जाते हैं, कब 2 घंटे बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो चलो नहीं भी आप पढ़े तो कम से कम कंसिस्टेंसी तो नहीं टूटेगी ना आपकी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल और बुक्स। ये गलती लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी से पूछा तू कौन सी बुक से पढ़ रहा है, दूसरे बंदे से पूछा किससे पढ़ रहा है, ऐसे 10 लोगों से पूछ लिया किस किस बुक से पढ़ रहा है, सबकी बुक्स ला के खरीद लाए,
भाई बुक्स का भंडार इकट्ठा नहीं करना आपको। आप जितनी कम बुक्स रखोगे ना उतने ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। बहुत ज़्यादा बुक्स का ढेर इकट्ठा मत करो, इतनी ज़्यादा बुक्स देख के तो ना वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे। लिमिटेड बुक्स रखो। मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ किन बुक से मैं पढ़ा था, और आप लोग भी कोशिश करो कि आप लिमिटेड 2 या 3 बुक्स रखो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के लिए, और उन्हीं को बार बार पढ़ो। बहुत सारी बुक से एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक से बार बार पढ़ो आप। अगर मैं अपनी बुक्स की बात करूं, अगर मैथ्स से स्टार्ट करें तो देखो मैथ्स में सबसे ज़रूरी तो होता है एक प्रीवियस ईयर कोई बुक होनी चाहिए आपके पास जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिले। मैंने तो किरण ले रखी थी, किरण चैप्टर वाइज आती है प्रीवियस ईयर बुक, उसमें पिछले कई सालों के आपको सारे क्वेश्चन होते हैं, और एसएससी जैसे एग्जाम्स में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होने के। इसी के साथ साथ ये बुक तो सारे चैप्टर्स होते हैं। एक एडवांस मैथ्स की अलग से बुक आती है, एक मैंने वो ले रखी थी किरण की, और एक एम टायरा की बुक आती है, एक मैंने वो ले रखी थी, उसमें भी बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक समझाए जाते हैं। तो मैथ्स की मैंने टोटल सिर्फ 3 बुक्स ले रखी थी, और इन्हीं 3 बुक से मैं बार बार पढ़ा था, और इनसे पढ़कर मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार कर लिए थे। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, किसी और के नोट्स से पढ़ने से अच्छा अपने खुद प्रिपेयर करके उनसे पढ़ो, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। अब मैथ्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है इंग्लिश, क्योंकि मेन सबसे जरूरी तो मैथ्स और इंग्लिश ही है। मेंस में भी यही आता है, सबसे ज्यादा वेटेज भी मैथ्स और इंग्लिश की है। इंग्लिश में भी मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि भाई ढेर इकट्ठा मत करो, सिर्फ लिमिटेड बुक्स रखो। मैंने जो सबसे ज़रूरी एक बुक रखी हुई थी वो नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1। वो बुक मेन बुक थी जिससे मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता था, बार बार उसको रिवाइज करता रहता था। उसके साथ साथ एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम की बुक आती है, वो रखी हुई थी प्रैक्टिस के लिए, और एक प्लेटफॉर्म आती है वो रखी हुई थी प्रैक्टिस के लिए। यानी इंग्लिश की भी सिर्फ 3 बुक्स रखी हुई थी। इंग्लिश में सबसे ज़रूरी जो है ना वो है वोकैब। देखो इंग्लिश की वोकैब जरूर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको कुछ भी टॉपिक, अगर कॉम्प्रिहेंशन से भी कुछ आ गया, क्लोज टेस्ट भी आ गया, हर जगह इनडायरेक्टली आपकी वोकैब यूज हो रही है। वोकैब से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाकी सारे सेक्शंस में भी इनडायरेक्टली आपकी वोकैब यूज हो रखी है। तो भाई कोशिश करो कि वोकैब को ना आप डेली ट्रिक से पढ़ो, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। रट्टा मारने की कोशिश मत करो। अगर आप रट्टा मारने लग गए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कितने वर्ड, 200 वर्ड याद कर लोगे, 500 वर्ड याद कर लोगे रट्टा मार के। लेकिन वोकैब ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर देखोगे तो हमने इतने अच्छे ट्रिक से डेली लाइफ से रिलेट करके वोकैब में सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो अगर आप उनको देखोगे ना, एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, कभी नहीं भूलोगे। और इसी के साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से इंग्लिश में है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से जीके इंप्रूव होगी, ये होगा। अब वो ना थोड़ी सी पुरानी चीज़ें हो गई हैं। जैसे ये न्यूज़पेपर है, मतलब अगर मुझे आज की डेट में कोई कहे कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। 2 दिन पढ़ लूँगा, 4 दिन पढ़ लूँगा, लेकिन मैं डेली नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपको अपनी रूटीन उस हिसाब से बनानी चाहिए जो आप लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। तो न्यूज़पेपर की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फ़ोन में ना कोई एक न्यूज़ की ऐप डाल लो। जैसे मैंने भी अपने फ़ोन में डाल रखी थी, कोई भी ऐसी ऐप डाल लो जिसमें आपको हेडलाइन हो और नीचे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हो। तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ोगे, यानी कि आपकी करंट और जीके इंप्रूव होगी। आप पढ़ इंग्लिश के लिए रहे हो, रीडिंग के लिए रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है, और इंग्लिश तो इंप्रूव होगी। और जैसे फ़ोन में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, आप उस ऐप को यूज़ करोगे ना, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप फेसबुक जैसे यूज़ कर रहे हो, और कुछ अलग नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हो अलग लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर की जगह आप ऐसा कुछ करना ट्राई करो। इसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप लेना चाहो तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेना। मैंने नहीं ले रखी थी रीजनिंग के लिए बुक। मैं जो भी यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख लेता था, जो छुटमुट मिलती थी, या जो मॉक टेस्ट लगाता था, उनसे प्रैक्टिस हो जाती थी, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती रीजनिंग में। आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो ईजिली मैनेज हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, जितना आप सोच पा रहे हो वही करना है आपको रीजनिंग में। इसके बाद अगर जीके की बात करें, सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत यहीं आती है। मुझे भी इसमें काफ़ी हद तक बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा समय वेस्ट मत करो। वेटेज है 50 नंबर का आ रहा है आपका 700 नंबर में से, लेकिन फिर भी भाई देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, 50 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स और इंग्लिश। तो जितना समय वहाँ देना है ना, उतना समय मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा दे दो। जीके के लिए एक जो ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है, वो एग्जाम से आप 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करो करंट अफेयर्स। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, या जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो वहाँ पढ़ लेना। लास्ट एग्जाम से 1 महीना पहले करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करो। लगभग 8 से 10 महीने के पढ़ लो, यानी कि एग्जाम डेट से पीछे 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो, और ये इजीली पढ़ सकते हो 1 महीने के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी साथ साथ फिर भी अगर आप कोई बुक लेना चाहो तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेना, और क्वेश्चन बैंक टाइप ले लेना। उन्हीं क्वेश्चन बैंक को बार बार पढ़ते रहना, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि इसको पूरी तरीके से कवर करना इतना ईजी नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने 4 पेज पढ़े और आपका 2 सवाल उन 4 पेज से याद हैं, और हो सकता है आपके दोस्त ने 40 पेज पढ़े और उन 40 पेज से भी कोई एक सवाल भी ना आए। तो इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट मत करना।
जितना भी पढ़ो या तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ो या कोशिश करो कहानियों की तरह पढ़ो। जैसे ट्रिक्स से पढ़ो, ट्रिक्स होते हैं बहुत सारे इनके भी, कहानियों से पढ़ो ताकि आपको याद हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए पढ़ने में। ये तो थी सारी बुक्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप अपनी वीकनेस पहचानो, आपकी कमज़ोरी क्या है, आप उस कमज़ोरी को सबसे स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि देखो किसी भी चेन की स्ट्रेंथ है ना उतनी होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी की। अगर उस कमज़ोर कड़ी पे हथौड़ा मार दिया ना तो चेन वहीं से टूट जाएगी। तो वीकनेस को निगलेक्ट मत करो, ये मत सोचो कि यार ये वीकनेस है कोई बात नहीं कोई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर लेते हैं, नहीं, वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करो, वही आपका गेम चेंजर बनेगा। जैसे कि मेरी वीकनेस इंग्लिश थी, मैंने जब इंग्लिश का पहली बार मॉक टेस्ट लगाया था ना मेरे 14 नंबर आए थे और मैंने धीरे धीरे करके उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मेंस में मेरे इंग्लिश में 200 में से 190 से भी ज़्यादा मार्क्स थे। तो भाई वीकनेस पे काम करो और यही एक्चुअल में आपका गेम चेंजर बनेगा। इसके साथ साथ आप कोशिश करो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो ना मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ एक और चीज़ करनी है आपको। लोग क्या करते हैं, लोगों ने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया छोड़ दिया, नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी। आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है। आप उसमें से देखो कि आपने क्या गलत किया क्या सही किया, मतलब उससे आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, टॉपिक्स पता चलेंगे, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं कहाँ गलतियाँ नहीं हो रही। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। मैं ये चीज़ ज़रूर करता था हमेशा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन ज़रूर करनी चाहिए। रिवीजन करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके मन में कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। क्योंकि पढ़ तो सबने लिया लेकिन अब जो आप रिवाइज करोगे ना इससे काफ़ी हद तक ये पता रहेगा कि आपका जो माइंड है वो क्या क्या चीज़ें रिटेन कर पा रहा है और ये एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब अगर मैं सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करूं जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए है, कंसिस्टेंसी तो है ही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उससे भी ज़रूरी जो है वो है पेशेंस। ये एसएससी के जो एग्जाम्स हैं ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी 2021 चल रहा है, मैं एसएससी सीजीएल 2018 से सिलेक्टेड हूँ और अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई है। लगभग 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 2021 का सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है। अभी पता नहीं महीने में आए, 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, अभी कुछ नहीं कह सकते। आएगी ज़रूर क्योंकि सिलेक्शन हो चुकी है, लिस्ट वगैरह सब आ चुकी है। तो ये देखो कि कितनी पेशेंस चाहिए भाई इस चीज़ के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ साथ अगर आप में पेशेंस है तभी आप इसमें घुसना, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग। अब बात करते हैं कोचिंग की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो देखो भाई अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने टियर 1 की कोचिंग नहीं लगाई थी लेकिन मैंने मेंस की कोचिंग लगाई थी और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब आप कहोगे कि कोचिंग लगाना गलती क्यों थी? कोचिंग तो अच्छी चीज़ है, हेल्पफुल है। अब मैं बताऊँगा गलती क्यों थी। क्योंकि मैंने एक ऐसे टीचर की कोचिंग लगा ली थी जहां मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग लगाना चाहो तो लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप टीचर के बारे में कोचिंग लगाने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करके लगाना। और एक जो लोग आजकल गलती करते हैं, कुछ टीचर्स ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या जो भी रीज़न है बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ मत घुसो। मैंने ऐसी ही गलती कर दी थी, एक ऐसे ही टीचर के पास कोचिंग लगाई जो बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाते थे और मैं पागल हो गया था। मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि मैं अपनी मैथ समझता था कि बहुत स्ट्रांग है और उनसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को तो मैथ्स के बेसिक्स भी नहीं आ रहे। और मतलब मैं इतना ज़्यादा डिमोरलाइज, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि मेरे को लगने लग गया था कि भाई अब एसएससी तो होगी ही नहीं मेरे से, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर घर वालों से बात करी, घर वालों ने समझाया, पहले डांटा कि तूने क्यों लगाई ऐसी जगह कोचिंग, हमें बताया भी नहीं है वो। फिर समझाया कि छोड़ दे कोचिंग, खुद पढ़ना स्टार्ट कर। तो वो छोड़कर खुद पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन जो मेंस के 3 महीने मिले थे उन 3 महीने में से 1 से 1.5 महीना मेरा वहाँ वेस्ट हो गया था। और वो मतलब चलो अगर मुझे कुछ नहीं भी समझ आता, मैं उसी लेवल पे रहता ना जहाँ मैं पहले था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं उस लेवल से और नीचे गिर गया क्योंकि डीमोटिवेट हो गया। मेरा माइंड मेरा ऐसे हो गया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता और सारी गेम ही दिमाग की है। अगर आप एनकरेज हो ना किसी चीज़ को करने के लिए, मोटिवेशन है आप में, तो आप कर जाओगे। लेकिन चलो खैर छोड़ो, जो भी हुआ हुआ, वो मेरी गलती थी। तो आपको मैं कहूँगा कि कोचिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसे टीचर से लगाओ जो एवरेज पढ़ाए, क्योंकि एसएससी का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। एसएससी में मेन गेम होती है कि आपको समय बचाना है, आपको कम समय में सवाल को करना है, आपको फास्ट ट्रिक्स यूज़ करके जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करना है। जितना समय बचाओगे उतने ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाओगे। और लगभग 80% पेपर एवरेज लेवल का ही आता है, मुश्किल नहीं आता। 10 से 15% पेपर ही मुश्किल आता है और उस 10 से 15% मुश्किल के लिए ना अपना बाकी का पेपर मत गवा देना। अगर आप एवरेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एवरेज पेपर को जो एक बेसिक चीज़ें हैं उनको इतना पढ़ लोगे, तो आप
इतने सही हो जाओगे ना कि आप मुश्किल क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोग ना खुद अपने आप को बेस्ट एनालाइज कर सकते हो, आप अपने खुद के बेस्ट जज हो। आप अपने बारे में पता है कि आपको क्या चीज़ आपकी वीक है, क्या चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको किस लेवल का समझ में आता है, आपको किस लेवल के टीचर से पढ़ना है। मतलब टीचर से उससे पढ़ो जिनका पढ़ा है वो आपको समझ आए। टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक टीचर का किसी और को पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और मुझे किसी और टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करनी है। आप अपने आप को जज करो और देखो। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो चीज़ें आपको चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसी के साथ साथ आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है। अगर आप कम समय में देखोगे कम समय में क्या रामबाण है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो। ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड बुक से बार बार रिवाइज करते रहो, मेहनत करते रहो, घबराओ मत, डरो मत, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ का आपको रिप्लाई किया जाए। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। फिर भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है? फिर मनीष भाई को और उनके सारे व्यूअर्स को मेरा राम राम।